नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए एक ऐसा मुद्दा जो कभी हिंदुस्तान का परिचय होता था, हिंदुस्तान जिससे जाना जाता था, वो शिक्षा क्षेत्र, जहां पर शिक्षा राज्य का कर्तव्य माना जाता था। हर व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के भंडार होते थे। कहा जाता है कि यहाँ का साधारण दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति भी एक फिलोसोफर की तरह, चिंतक की तरह अपनी सोच को रखता था। इतनी बातें उसके पास थी। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, तो हिंदुस्तान में जो तमाम प्रवासी आए, तमाम ऐसे लोग आए जिन्होंने हिंदुस्तान की यात्रा की, ऐसे विदेशी लोगों ने अपने किताबों में, खोजों में इस चीज को लिख के रखा है। उस देश में जैसे जैसे आक्रमणकारी आए, इस देश की शिक्षा पे सबसे पहला अटैक होता गया और सबसे बड़ा नुकसान किया ब्रिटिशों ने। इस ब्रिटिशों के नुकसान से भी बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद शिक्षा क्षेत्र का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जो मराठी में जिसको खाजगीकरण कहते हैं या जिसको इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, हिंदी में जिसको हम निजी व्यवसाय की तरह दुकान चलाने वाले स्कूल खुले, इसको भी कहेंगे कि इन्होंने इतना नुकसान किया कि इन्होंने शिक्षा के मंदिर को बाजार और दुकान बना दिया। इसी के खिलाफ आज का बिंदास बोल है, क्योंकि आए दिन मुनाफा कमाने के लिए स्कूलों ने तमाम हथकंडे अपनाए हैं जो शिक्षा के मंदिरों में कभी भी स्वीकार नहीं किए जा सकते। और इसलिए आज के बिंदास में आपको एक स्टूडेंट के नाते, एक पेरेंट के नाते और शिक्षा क्षेत्र को बचाने के हिंदुस्तानी के नाते भी बोलना है। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को विस्तार से देखिए। बच्चों को पढ़ाना अब बच्चों का खेल कतई नहीं रह गया है। देश के बहुत कम ऐसे माता पिता होंगे जिन्हें अपने बच्चे की स्कूल फीस को लेकर चिंता न होती हो। दूसरी तरफ स्कूल हैं कि हर बढ़ती क्लास के साथ फीस में 10 से 20% की बढ़ोतरी कर देते हैं। इतना ही नहीं, साल भर किसी न किसी नाम पर स्कूल माता पिता की जेबें काटते रहते हैं। आखिर क्यों स्कूल अब शिक्षा केंद्रों की जगह किसी दुकान जैसा रूप लेते जा रहे हैं? एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2015 के बीच स्कूल फीस में 150 गुना की बढ़ोतरी हुई है। स्कूल पर सालाना खर्च 55,000 रुपए से बढ़कर 1,25,000 रुपए हो गया है। स्कूलों की ज्यादा फीस अभिभावकों की मुसीबत बन रही है। स्कूलों द्वारा नर्सरी में प्राइमरी से ज्यादा फीस वसूली जा रही है। बच्चों के बढ़ते क्लास के साथ स्कूल फीस में भी बढ़ोतरी होती रहती है। डोनेशन के नाम पर तो कभी बैग, जूतों, कपड़ों के नाम पर मनमाने दाम लगाकर स्कूल बच्चों के अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं। अधिकतर स्कूल किताबों के लिए दुकान तय करते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल इवेंट्स के नाम पर बार बार फीस वसूली की जाती है। वहीं कोर्ट ने अब सख्त आदेश दिया है कि स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं वसूल कर सकते। ऐसे में कई प्रदेशों की सरकारों ने स्कूलों की बढ़ती फीस पर लगाम लगाने की बात की है, लेकिन फिर भी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्कूलों को मनमानी फीस वसूल करने का अधिकार है? क्या सरकार को ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द नहीं कर देनी चाहिए? माता पिता को एटीएम समझने वाले स्कूलों का पर्दाफाश होना जरूरी है। क्या भारत में दहेज जैसी हो चुकी है स्कूल में फीस बढ़ाने की कुरीति? शिक्षा को धंधा बनाने वाले स्कूलों के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम का साथ दें। क्या आपके बच्चे का स्कूल फीस के हिसाब से पढ़ाई करवाता है? क्या प्राइवेट स्कूलों की फीस सरकार को तय नहीं करनी चाहिए? फीस के नाम पर लूट करने वाले स्कूलों का आर्थिक अत्याचार कब तक होगा? प्राइवेट स्कूल शिक्षा का केंद्र या पब्लिक की जेब काटने के अड्डे हैं? फीस के नाम पर जबरन वसूली करने वाले स्कूलों पर एक्शन कब होगा? कैसे खत्म होगा स्कूलों का माफिया राज? दीजिए अपनी बेखौफ राय बिंदास बोल में। इस शो को जो लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो अपने कमेंट करें। उनके कमेंट को हम यहाँ पर स्क्रॉल में चलाएंगे, जो कि इसके रिपीट टेलीकास्ट पे भी देखे जा सकते हैं। हम तमाम अभिव्यक्ति को, स्काइप के कॉल को, टेलीफोन कॉल को भी लेंगे और हमने जिन पालकों से बात की है, पेरेंट्स से बात की है, उनका क्या कहना है ये भी सुनते हैं। बहुत दिक्कत है इसके अंदर में हम लोगों को।
हर बार 40% 50% के आसपास जो है फ़ीस इंक्रीज़ कर दी जाती है। तो कोई है ही नहीं, मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट का इनके ऊपर में कोई कंट्रोल ही नहीं है। हर तरीके से जो है वो जिस मर्ज़ी बुक्स भी यहीं से लीजिए और क्या कहते हैं अपना ड्रेस लीजिए, हर दूसरे साल में ड्रेस चेंज हो जाती हैं। इवन देन कई तो स्कूल कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ से रीबॉक के शूज़ लेने हैं। 2700 रुपये का शूज़ दिया है, स्कूल का नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, बट ये है कि स्कूलों की दादागिरी फुल चल रही है। और एडवांस, ये ऐसा बिज़नेस है जो आपका एडवांस में चल रहा है कि नहीं जी आप हमको 3 महीने का पहले पैसे दे दीजिए, उसके बाद में हम जो है आपके बच्चों को स्टडी कराएंगे। मतलब घर का पूरा जो बजट है वो पहले बच्चों के लिए देखें, स्कूल के लिए देखें, देन उसके बाद में अपना रोटी पानी का जुगाड़ करें। ये सिस्टम हुआ है। मिडिल क्लास ही जो है वही सामने में आ रहा है। अपर क्लास तो पहुंचा हुआ है अच्छे मतलब इंटरनेशनल लेवल के स्कूलों के अंदर में, तो वो बॉदर नहीं करते, उनको तो उसी हिसाब से लेके चलते हैं। बट ये जो अभी हर ईयरली में मतलब 30% 40% का जो इंक्रीज़ हो जाता है, उसके अंदर में जो है वो मिडिल क्लास ही पिसता है इसमें। फीस बढ़ने से परेशानी तो हो ही रही है सबको, और ख़ासकर हम जैसे मीडियम क्लास के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, हमें काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और इस पे लगाम लगाना चाहिए गवर्नमेंट को भी, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ताकि ये कंटिन्यूस जो है फीस ना बढ़े, और इस पर थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। नॉर्मल आदमी को दिक्कत तो है ही, मतलब कोई मतलब इनका पैटर्न नहीं फीस भरने का, कैसा किस हिसाब से फीस भरती है, तो ये तो है, ये तो प्रॉब्लम है पब्लिक के लिए। लेकिन बच्चे की पढ़ाई की बात में कोई कुछ बोलता नहीं है, पर दिक्कत तो है। जिनकी नहीं है आमदनी वो इंसान कहाँ से करेगा? हर आए दिन इनका एनुअल चार्ज इतना बढ़ता है, महीने की फ़ीस हर बार इतनी बढ़ती है, कहाँ से इंसान करेगा? बीच में फिर इनके और खर्चे, आज ये खर्चा आज वो खर्चा, जो इंसान नहीं कर सकता इतना वो कहाँ से अफोर्ड करेगा इतना। हमारे साथ जो विशेष अतिथि जुड़े उनके पास जाने के पहले कुछ कॉल लेते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है? शिक्षा का माफियाकरण कई वर्षों से चल रहा है, ये 7-8 साल के बच्चों को भी पता है। ICSE बोर्ड के स्कूलों में कॉपी किताब फीस कपड़ों के नाम पर डकैती डालते हैं। जब बच्चा महंगी फीस देता है तो बड़े होकर ये सोचता है कि कैसे बेईमानी करके पैसा कमा जाए। इसे रोकने के लिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए ICSE बोर्ड व अन्य स्कूलों में रामायण महाभारत गीता पढ़ाई जाए, क्योंकि संविधान में श्री कृष्ण और श्री राम का फोटो बनाए और कोई मजहबी व रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाई जा सकती। देश संविधान से चलता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के करप्शन के खिलाफ अभियान चलाया तो इंग्लिश स्कूल से पैसा खाने वाले रामायण गीता महाभारत को भगवान के नाम पर स्कूलों में पढ़ाए जाने से रोकने वाले संविधान विरोधी मीडिया के भ्रष्ट एंकरों को बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं जो कि इस विषय के कुछ भुक्तभोगी है, कुछ इस विषय के लिए आंदोलन कर रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, उनके पास चलते। हमारे साथ है अरुण चलम जी, जनरल सेक्रेटरी है पेरेंट्स एसोसिएशन के, जो इस विषय पर चला रहे। सीमा त्यागी जी है जो कि अभिभावक है, वो भी अपना खुद का भुक्तभोगी के तौर पर उनका क्या अनुभव है ये रखेगी। और हमारे साथ मधु सिंह जी है, ये भी अभिभावक है। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं और अरुण जी से बात शुरू करते हैं कि अरुण जी, जिस प्रकार से ये संगठन बनाने की बात नौबत आई है, ये क्यों पहुंची है? देखिए, ये पहुंची इसलिए कि पहली बात तो ये संगठन आज की नहीं बनी है। ये संगठन सन 2009 से चली है, जब छठा वेतन आयोग आया था तब से चल रही है ये संगठन। और तब भी यही हुआ था कि फीस बढ़ोतरी की बात हुई, अभी भी यही चल रही है फीस बढ़ोतरी की। आप एक चीज़ देखिए ना, जब भी स्कूल अब 2009 से 2000 अभी तक 2 वेतन आयोग के बाद भी अगर आप जितना वेतन आयोग नहीं बढ़ा उससे 100% ज़्यादा बढ़ गया, फीस ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि स्कूलों को लगा कि शिक्षकों को तो बहुत पैसा मिल रहा है, स्कूल बनाने वाले को भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेकर ROI मिलना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसलिए इसको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखे जाने लगा। बिल्कुल सर, ये स्कूल जो है एक आजकल आज की डेट में देखोगे ना, स्कूल खोलना एक व्यापारीकरण हो गया बिल्कुल ही। बिल्कुल। सीमा जी, आपने शुरुआत जो की थी प्रोग्राम की थी कि हमारा हिंदुस्तान कभी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि हमारे विश्व गुरु था हमारा हिंदुस्तान, जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था। और आज हमारे जो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के विद्या के मंदिर जो हैं वो बिजनेस हाउसेस बनते जा रहे हैं। सारी इंडस्ट्रीज़ NCR में धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, और जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब इन बिजनेस हाउसेस को खोल रहे हैं, जिसमें 200% प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस कुछ नहीं है। बिल्कुल। और मैं आपके साथ आंकड़े में अपडेट करूं, हाँ जी, दर्शकों को
गूगल पे भी वो चेक कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी बिजनेस घराने को लीजिए या जो घराना नहीं लेकिन कंपनी है उसको लीजिए, उनका कहीं ना कहीं बड़ा स्कूल या स्कूल चेन होगी। यस, नहीं इस विषय में मैं आपसे एग्री करता हूँ, पूरी तरीके से मैं आपसे सहमत हूँ इस विषय में। मधु जी, हाँ जी, बताइए, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली ग्रुप ज्वाइन किया CSPA, और इसकी ज़रूरत इसीलिए थी कि मुझे लगा कि फ़ीस अचानक से इतनी बढ़ी कि मेरे लिए तो सब अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। घर के खर्चे, घर के हालात देख करके तो मुझे डर लगने लगा है कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे देखेंगे। बिल्कुल। सीमा जी, मैं आपके पास एक कॉल के बाद आऊँगा। आप प्रयास करिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक बजट, एक महीने में वाले अमाउंट, उसमें जाने वाला स्कूल और बाकी खर्चे को हम कितना मुश्किल हो गया है और कितना बड़ा हिस्सा कमाई का बच्चों पर लगाना शब्द थोड़ा गलत है, क्योंकि माफिया पे लगाना कहना पड़ रहा है, इन माफिया पे लगाना मजबूरी हो गई। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब, मैं डॉक्टर प्रवीण बोल रहा हूँ पिलखुआ से। बोलिए प्रवीण जी। हाँ चौहान साहब, बहुत सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना इम्पोर्टेंट इशू उठाया। हाँ देखो, मैं चौहान साहब ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं पिलखुआ से बिलोंग करता हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूपी में पड़ता है। और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो नर्सरी और जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है उनकी फीस बराबर है आपस में दोनों की। अच्छा, आप नाम बताना चाहे तो नाम जरूर बताइए। जी जी, स्कूल का नाम बताइए अगर बताना चाहे। हाँ नहीं, मैं बता सकता हूँ। स्कूल का नाम विब्योर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। यहाँ पे जितने भी स्कूल है, विब्योर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे आपके DPS स्कूल है, यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं जो आपके CBSE से जुड़े हुए हैं, सब में जो नर्सरी की फीस है और आपके इंजीनियरिंग कोर्स की फीस है बराबर है। और हमें ये गाइडलाइन बोलती है आपके CBSE की कि स्कूल से आपको किताबें नहीं लेनी है, किताबें हम वहीं से खरीदते हैं। 3000-4000 की किताबें आती हैं, इनकी ड्रेसेस वहीं से हमें लेनी पड़ती हैं, जिनकी कीमत अगर आप 4000 की किताब में कह रहा हूँ, मार्केट में उसकी कीमत मात्र 500 या 600 या 800 होगी, उसके लिए हम लोग 4000 रुपए पे करते हैं। उसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ कि जैसे एनुअल फी हम लोगों से हर साल लेते हैं लोग, जो एडवाइजरी बोलती है CBSE की कि हमको नहीं लेना चाहिए एनुअल फीस, उसके नाम पे 5000 10,000 रुपए हर साल ये लोग लेते हैं एनुअल चार्ज। हम पूछते हैं कि एनुअल चार्ज किस चीज का है, तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं अरुण जी के पास चलता। अरुण जी, क्या हम लोग इस विषय पर थोड़े अड़के नड़के या प्रशासन या जो मैनेजमेंट है उसके सामने ये पक्ष क्यों नहीं रख सकते कि ये पुस्तकें हम बाहर से लेंगे, आपके स्कूल से नहीं लेंगे? नहीं, अभी इसी विषय में अभी मेरी काफ़ी कुछ चर्चा चली है। इसी विषय में आप देखेंगे तो इस साल मैंने क्या किया है कि सारे स्कूलों को, जितने मेरे साथ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे एसोसिएशन में, सबको हमने कह दिया है कि आप बुक्स जो है स्कूल से मत लीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बाहर आप लेंगे, बाहर के रेट में और इसके स्कूल के रेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक स्कूल में जो कॉपी में चढ़ाते हैं जिल्द, प्लास्टिक जो पॉलिथीन की जिल्द होती है, वो 8 रुपए की बेच रहे हैं। वही पॉलिथीन आप दूसरे बाहर से लोगे 3 रुपए की, उससे बेटर क्वालिटी की मिल रही है। ऐसे ही आप यूनिफॉर्म की देखिए, बाहर अगर यूनिफॉर्म लेते हैं, लेकिन कुछ पालक डरते हैं कि स्कूल से पंगा ना ले, कहीं पता नहीं इसके वो डर हर किसी पेरेंट्स के पास होता है। लेकिन इस वक्त जो हमारा संगठन आंदोलन कर रहा है, इसमें हमने आधे से ज़्यादा मेरे साथ करीब इस एसोसिएशन में 26-27 स्कूल जुड़े हुए हैं, और इसमें हमने पीछे भी धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। हमने आधा उनको डर हटा दिया। अब ये लोग कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हाँ कुछ हो जाए। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। मेरा बड़ा बेटा APJ स्कूल नोएडा में जाता है। हाँ जी, वहाँ पर भी ये उनकी भी दुकान चलती है, लेकिन हमने कहा कि हम पुस्तकें स्कूल से नहीं लेंगे, और वहाँ पर करीब 4500 से 5000 के पास पड़ती थी। हमने मार्केट से ले जो कि 3000 रुपए में मिले। हमने कहा कि आप कार्रवाई के लिए खुले, आप पे आप जो कार्रवाई करना चाहते करिए। चौहान जी, अगर आप ये देखोगे NCERT की बुक देखोगे ना, NCERT की बुक तो बहुत सस्ती मिल रही है। अगर ये सारे स्कूलों ने अपना वो बना रखा है कि एक पैसा बनाने का जरिया बना रखा है, NCERT बुक कहीं लागू नहीं करते। अदरवाइज बाहर के और इसमें फर्क ही नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी यूनिफॉर्म का देखेंगे, यूनिफॉर्म बाहर लोगे और यहाँ पे रेट का फर्क है। और दूसरी बात, यहाँ स्कूल से महंगा भी लेने के बाद भी अगर बच्चा जो है एक निक्कर को 1 साल से ज्यादा पहन नहीं सकता, क्योंकि पीछे मार्जिन नहीं होता खोलने का, पैंट में नीचे मार्जिन, आप वही मतलब ये कितनी मार्केटिंग स्किल है। इतना दिमाग अगर बच्चे को अच्छा इंसान बनाने में लगाएंगे तो शायद, मतलब पैंट को खोलने की जगह न रखी जाए। मुझे तो याद है कि हम तो स्कूलों में 3-3 साल तक एक पैंट पहनते थे,
नहीं, वो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखिए, और हर साल यूनिफॉर्म का कलर चेंज कर देते हैं। लोगों में थोड़ा सा एक हल्का सा फेरबदल कर देते हैं ताकि वो स्कूल में, लेकिन अब तो खैर वो खत्म हो गया। अब तो कल सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दे दिया, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि सारा ये कमर्शियलाइजेशन बंद कर दिया, सारे स्कूलों में बोल दिया है कि सब कुछ। इवन अब तो सीबीएसई ने एक अच्छा काम किया है, जो ये कहते हैं समर वेकेशन में ये लोग स्विमिंग के लिए पैसे लेते थे बाहर के पेरेंट्स से, कमर्शियल, वो भी बंद कर दिया उन्होंने सीबीएसई ने। लेकिन अभी भी कई बहाने हैं। हम सीमा जी के पास चलते हैं। सीमा जी, आपको मैंने कहा था कि कोई बजट अगर आप देख पाए, दिखा पाए। हाँ जी, मैं आपको बजट दिखाऊं। अगर एक मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 70 के बीच इनकम होती है मिडिल क्लास फैमिली की पर मंथ की। और अगर उस फैमिली में 2 बच्चे हैं तो लगभग मैं आपको शो कर सकती हूँ कि डीपीएस स्कूल में एक बच्चे का जो 3 मंथली क्वार्टरली है वो 48,000 समथिंग बैठता है, जिसको हम कहें कि 16,000 लगभग एक महीने का आपका खर्चा एक बच्चे का है। तो 2 बच्चे की मंथली फीस भरने में ही पेरेंट्स की कमर टूट जाती है। दूसरे, अभी भाई साहब कह रहे थे कि एनसीईआरटी की किताबों का सीबीएसई ने सर्कुलर कर दिया है। मेरी बात हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे सुनने में, लेकिन कोई भी स्कूल सीबीएसई के, एनसीईआरटी के, स्टेट गवर्नमेंट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हम लोग पिछले इतने समय से अपनी मुहिम चला रहे हैं और सब पेरेंट्स इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मिडिल क्लास का पेरेंट जो है वो सब प्राइवेट जॉब अधिकतर करता है और उनके पास एक संडे ही होता है कि जिस संडे में वो अपनी इन सब लड़ाइयों को लड़ सके। तो अभी 2-3 दिन पहले एडीएम फाइनेंस के साथ गाजियाबाद में डीएम सभागार में मीटिंग हुई थी, जिसमें डीआईओ साहब ने सारे स्कूलों को नोटिस भेजा था कि आप लोग आइए, और पेरेंट्स को भी बुलाया था। पेरेंट्स भी थे वहाँ, ओपन मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में जितने भी पॉइंट्स थे, अगर आपके पास टाइम होगा और आप चाहेंगे तो मैं आपको पढ़कर सुना सकती हूँ जो रखे गए थे। बिल्कुल, जो उसमें मुख्य मुद्दे बताइए। हाँ जी, उसमें जो पॉइंट में रखा गया था, हमने इनको, क्योंकि रूल्स एक्चुअल में ये समझने की बात है कि रूल्स बहुत बने हुए हैं और समय समय पर कोर्ट ऑर्डर बहुत दे रहा है। 2005 में इलाहाबाद कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें एक स्कूल ने इलाहाबाद के 3 बच्चियों को एक साथ स्कूल से निकाल दिया था और 2005 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप जो है पूरे प्रदेश के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशनल डिस्प्यूट कमेटी बनाइए जो पेरेंट्स के और स्कूल के बीच के डिस्प्यूट को कैंसिल आउट कर सके। लेकिन अफसोस की बात है, ये डिसीजन का ऑर्डर आया अप्रैल 2007 में, लेकिन आज की तारीख तक वो ऑर्डर अप्लाई नहीं हुआ है कहीं भी। इस विषय में मैं भी एक कहना चाहूंगा, 2011 में जब बसपा की सरकार थी उस टाइम पे एक नोटिफिकेशन आया था जिसपे क्लियरली लिखा गया था कि आप जो कोई भी फीस 3 साल में एक बार बढ़ा सकते हैं, सिर्फ ट्यूशन, वो भी ट्यूशन फीस बढ़ा सकते हैं और सब वो भी सिर्फ उनके खर्चे निकालने के बाद, टीचर की वेतन, उनके सपोर्ट स्टाफ का सैलरी और प्रोविडेंट फंड ये सब निकाल के 20% आप और जोड़ के। अरुण जी, कई तो ये दुकानदार एजुकेशन के ऐसे जो शिक्षकों को चेक से ज्यादा पैसे देते हैं, बाकी कैश ले लेते हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसे भी है। अगर आप एक चीज देखेंगे तो पहले ये कहा जाता था कि जैसे अभी सीमा जी ने कहा कि विद्या मंदिर था, ये पढ़ाई का एक वो था। आज की डेट में कस्टमर होगा, आप एक कहोगे सीधा जाके स्कूल में बोल सकते हो हम आपका दूसरा कस्टमर है, हम अपने आप को कस्टमर प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और इसलिए माफिया इसमें घुस आए हैं और उन्होंने इसको धंधा बना लिया है। पेरेंट्स पर इसका क्या असर पड़ता है, कुछ और मुद्दे जोड़ते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना माता पिता के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन प्राइवेट स्कूलों के नए नखरे हिम्मत तोड़ देने वाले हैं। आए दिनों कभी विंटर ड्रेसेस के नाम पर तो कभी समर ड्रेस के नाम पर मनमानी चलाते हैं। इस चोंचलेबाजी से पेरेंट्स को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ प्राइवेट स्कूलों में हर साल स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म बदल दी जाती है, यहाँ तक कि नए यूनिफॉर्म में नहीं आने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल में प्रवेश तक नहीं दिया जाता। नए यूनिफॉर्म से पेरेंट्स पर औसतन 4,000 से 6,000 रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ता है। इसकी क्वालिटी भी बाजार के मुकाबले खराब होती है। दूसरी तरफ नया सेशन शुरू होते ही पेरेंट्स से डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल फीस आदि के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। उसके बाद समय समय पर किसी न किसी एक्टिविटी के नाम पर पेरेंट्स पर हद से ज्यादा भार बढ़ता रहता है। स्कूलों की मनमानी के कारण अलग अलग स्कूलों में पेरेंट्स पर लगभग 20 से 30,000 रुपए का आर्थिक भार बढ़ जाता है। इसके अलावा स्कूल से ही कॉपी किताबें खरीदनी होती हैं, जिसका दाम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होता है।
जिसमें कि नई किताबों में महज 1 या 2 पाठ ही बदले जाते हैं, मगर नए सिलेबस के नाम पर ये किताबें थमा दी जाती हैं। यही नहीं, माता पिता के सर पर स्कूल के और भी खर्चे होते हैं। हर साल एडमिशन के समय एनुअल चार्ज लिया जाता है। ये चार्ज ए कैटेगरी के स्कूलों में 10 से लेकर 12,000 रुपए और बी कैटेगरी के स्कूलों में 7,000 से लेकर 10,000 और सी कैटेगरी के स्कूलों में 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक होता है। छोटे पब्लिक स्कूलों में भी एनुअल चार्ज के नाम पर कम से कम 3,000 रुपए वसूले जाते हैं। यूनिफॉर्म के अलावा स्कूलों में अन्य कार्यक्रमों के लिए कपड़े लेने होते हैं। इस तरह ड्रेसेस के नाम पर पेरेंट्स पर सालाना 10 से लेकर 12,000 रुपए का खर्च बढ़ जाता है। स्कूल में मिलने वाली किताब और कॉपियां जो बाजार से 350 रुपए में आ जाती हैं, उसके लिए स्कूल को 750 रुपए देने होते हैं। जहां अलग अलग वस्तुओं की दुकानें भी होती हैं। एक पेंसिल की कीमत मार्केट में 2 रुपए की है तो स्कूल में उसकी कीमत 10 रुपए की हो जाती है। 500 रुपए में बच्चों की सारी किताबें आ जाती हैं, लेकिन इतनी ही कीमत में स्कूल से खरीदने पर महज 2 किताबें ही मिल पाती हैं। निजी स्कूल के मनमानी रवैये को लेकर प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। स्कूल में एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए जिसकी बाजार में कीमत केवल 30 रुपए है। इन्हीं किताबों की कीमत स्कूल 150 से 300 रुपए तक वसूलते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, मैं पाठक गांधी बोल रहा हूँ सूरत गुजरात से। बोलिए। मेरी ये राय है, क्योंकि मेरा 2 साल का बेटा है जिसे अभी मुझे नर्सरी में रखना है और आगे जाके स्कूल में भी रखना है, तो अभी से इतनी फीस स्कूल में बढ़ रही है। तो मेरा ऐसा कहना है हमारी सरकार से भी कि अगर अभी आगे जाके जो भी नई स्कूल लेती है, नई स्कूल को लाइसेंस देते हैं, तो इनकी फीस भी ये लोग पहले से पूछ ले और उनकी फी भी सरकार के और लोगों को बहुत ज्यादा ना रखे, उसके हिसाब से फी तय करके ही लाइसेंस दिया जाए। दूसरी चीज, अगर सरकार ये फी कम नहीं करा सकती तो हमारी जो सरकारी स्कूल है उसकी सुविधाएं और उसके स्कूल और उसका एजुकेशन इतना परफेक्ट किया जाए कि कोई लोग सिर्फ प्राइवेट स्कूल में रखने का मुंह न रखे और सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाई लगाने के लिए आगे भेजने लगे। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। पश्चिम बंगाल से विनय अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ज्यादातर फीस बहुत क्रिश्चियन स्कूल में होता है और ये एक एजेंडा के तौर पर चल रहा है कि हिंदू ज्यादा बच्चा ना पैदा कर ले, हिंदू का आबादी ना बढ़ ले। बंगाल में तो ऐसी हालत हो चुकी है और ये जो टीचर जो स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, ये बड़े बड़े स्कूल सिर्फ यही ध्यान रखते हैं बच्चे हाथ में मोली ना बांध ले, माथा में टीका नहीं लगाए। खुद तो मैडम लोग आती है लिपस्टिक नोक पॉलिश लगा के, लगता है मॉडल बन के आती है आजकल। ये पूरा तरह षड्यंत्र के तौर पे पूरा देश को ममता बनर्जी जो छोटा से छोटा मुद्दा बोलती है, इस मुद्दे पे नहीं बोलती है, क्योंकि उसको मालूम है कि ज्यादातर हिंदू प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल का दशा करके रखी है, कौन जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए। सीमा जी, धन्यवाद। सीमा जी, बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने बताया है कि स्कूलों में बिंदी नहीं लगाने देते, हाथ में कलावा नहीं बांधने देते। सेक्रेटरी से मिलकर आ चुका हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए, आपसे ही कहा है सीमा जी। अच्छा, अभी बात हो रही थी एनुअल चार्जेस की। नहीं, हम बात कर रहे थे टीका लगाना, कलावाना बांधना, ये भी स्कूल करते हैं। हाँ, ये भी स्कूल करते हैं। और ये अभी जिन कॉलर से आप बात कर रहे थे उन्होंने सही कहा है कि माइनॉरिटीज के स्कूल में ये चीजें ज्यादा होती हैं। अभी एनुअल चार्ज की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम देखें तो नॉर्म सब हैं, रूल सब हैं, साफ लिखा हुआ है ऑर्डर में कि कोई भी स्कूल एनुअल चार्ज के रूप में कुछ नहीं ले सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको हाइलाइटर करके दिखा सकते हैं कि स्कूलों में एनुअल चार्ज नहीं ले सकते हैं। ये ऑर्डर्स हैं, नियम हैं। अभी जिस केस का हम जिक्र कर रहे थे उसके बाद जो कमेटी बननी थी, अभी तक वो कमेटी कोई नहीं बनी है। तो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि सीबीएसई ने भी नियम बनाए हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी नियम बनाए हुए हैं, लेकिन कोई भी स्कूल उन नियमों को फॉलो करने को तैयार नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? अब क्या उनका तर्क क्या है, क्यों नहीं है? हाँ, उसका तर्क सिर्फ ये है क्योंकि उनको गवर्न करने वाली सरकारी मशीनरी बहुत ढीली है। अगर वो इन रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सिर्फ मिनिमम फाइन लगता है। उनके लिए ये नहीं है कि इस शिक्षा माफिया ने ऐसा कुछ किया तो इन्हें उठा के जेल में डाल दिया जाए। एडीएम के आदेश को वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, डीएम के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इवन जो सीमा जी, मैं आपको कुछ दिल्ली के उदाहरण देता हूं।
मैं पिछले 12 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में बच्चों को एडमिशन पाने के लिए जो पेरेंट्स है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को तो छोड़िए, राष्ट्रपति तक की चिट्ठी लेने तक प्रयास करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे बच्चे का एडमिशन होना है, उसके लिए कुछ सिफारिश करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट की गई है और इसके बावजूद केंद्र के मंत्री का भी नहीं सुनने का साहस या एरोगेंसी इनके पास होती है। तो ये इतना ज्यादा एक तरीके से मनमानी, इसके पीछे का राज क्या है अरुण जी? हाँ, इसके देखिए, पहली बात जो आपने बताया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो किसी की चिट्ठी का मान, जैसे इन्होंने कहा सीमा जी, किसी को एडीएम तो कुछ भी नहीं है, एडीएम तो कुछ भी नहीं, मंत्री अगर आप देखा जाए, जो एक स्कूल को जब लैंड अलॉट किया गया था नोएडा के अंदर, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, उसमें 1 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से स्कूल को लैंड अलॉट किया गया था। उस पर लीज डीड की कॉपी मेरे पास है हर एक स्कूल की। उसमें क्लियरली लिखा हो गया है कि 70% और 30% का वो, मतलब 30% उसमें नोएडा अथॉरिटी के एम्प्लॉय और पिछड़े वर्ग गरीब तबके के लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अगर आप बोलेंगे वो चीज़ कागज में ही रह गया। आप किसी भी स्कूल में आप पिछड़े वर्ग तो छोड़िए, जो गरीब तबके के बच्चों को छोड़िए, पिछड़े वर्ग को भी नहीं दे रहे। अगर मैं अभी एक उदाहरण दूं तो एक पिछड़े किसी स्कूल में हुआ था, वो उसका पेरेंट कहता है मेरे फादर की वो एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बच्चे के दादा का एक्सीडेंट हो गया था। वो कहता है उस वजह से मैं इलाज करने में मेरी जॉब चली गई है, तो अभी मेरी जॉब लगी, मेरे को ये फीस जो मांग रहे हो तो किस्तों में कर दो। तो स्कूल का प्रिंसिपल जाके ये कहते हैं कि कोई बाजी तरकारी की दुकान नहीं है जो मैं किस्तों में करूंगी, आपको ये फीस देना पड़ेगा। फिर वो उन्होंने हमें अप्रोच किया, फिर हमने जाके आगे बात की, डीएम चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से बात की मैंने, जाके उनसे उनको चिट्ठी दिलवाई, जाके स्कूल ने फिर मान लिया, उसको किस्तों में करने को तैयार हो गए। लेकिन ये चीजें ऐसे रवैया नहीं होना चाहिए ना किसी स्कूल को। अगर आप लीज डीड का क्लॉज इसमें हमारे बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये जो बात दर्शकों आप सुन रहे हैं ये किसी दुकानदार की नहीं है। हिंदुस्तान में तो कुछ भी आज EMI पे मिल जाता है, लेकिन शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर एश्योर्ड रिटर्न का गारंटी का बिजनेस, इस बिजनेस के इस पूरे माफिया राज को तोड़ना होगा और इसके लिए इसके खिलाफ बिंदास बोलना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, वापस आएंगे, बिंदास बोल जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं आप। बिंदास में आप बात करें शिक्षा के बाजारीकरण की, शिक्षा के लूट की, माफिया राज की और शिक्षा मंदिरों को कन्वर्ट होते दुकानों। हमारे साथ 3 अभिभावकों की संगठन के प्रतिनिधि, तमाम लोग दर्शक अपने घर से जुड़े हुए हैं। फेसबुक पर भी बड़ी परसेंटेज में प्रतिक्रिया आ रही है। इन सारी प्रतिक्रियाओं के साथ हम मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कई कॉलर भी उनके पास भी जाएंगे, लेकिन हम कुछ अभिभावकों की और बाइट्स आपको दिखाते हैं। हर साल ये लोग फीस 1000 रुपये तो बढ़ा ही देते हैं, 1000-1500 हर साल बढ़ता है। इससे हमें दिक्कत होती है फीस जमा करने में। और जो है स्कूल में जो सुविधाएं चाहिए वो बच्चों को नहीं मिलती हैं। कभी पानी नहीं है, कभी ठंडा पानी पीने का नहीं है, तो फीस तो ले रहे हो तो उस हिसाब से सुविधा भी तो बच्चों को देना चाहिए। लाइट नहीं आ रही है, बच्चे गर्मी में बैठे हुए हैं, यही सब परेशानियां हैं। हमारा जो उतना हम फीस नहीं दे सकते हैं, पर ज़बरदस्ती देना पड़ता है। अच्छा, बच्चे जो हैं अगर उस पोजीशन में हैं कि चलो टॉप कर रहे हैं, तो उस पोजीशन में भी फीस वगैरह नहीं माफ़ करते हैं कि चलो टॉप पोजीशन पे हैं तो माफ़ कर दें। हर साल जो बढ़ाते जाते हैं, हर महीने जो भी वेरिएशन लेवल लाते हैं, वो एकदम होना नहीं चाहिए, वो एकदम फिक्स होना चाहिए। पहले जो स्टार्टिंग है वहीं पे फिक्स हो जाना चाहिए कि इतनी फीस हमें देना चाहिए, और सब स्कूलों की एकदम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार अलग अलग हो जाती है। ये सही नहीं है और इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए सरकार को, और एक पॉलिसी बनाना चाहिए जिसके तहत फीस बढ़ोतरी हो। अननेसेसरी कभी भी बढ़ जाती है और कुछ भी बढ़ जाती है, कोई परसेंटेज निश्चित नहीं है। कभी 10%, कभी 20, कभी 30, इवन 40% तक फीस बढ़ोतरी हो रही है। सरकार से यही मांग करेंगे कि इसके ऊपर एजुकेशन में जो धांधली चल रही है, जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, उस पर अंकुश लगाएं और इसको ट्रांसपेरेंट करें और इस पर कदम उठाएं जल्द से जल्द।
ये लोगों की प्रतिक्रिया, और यह प्रतिक्रिया पूरे हिंदुस्तान की है। मैं जानता हूं कि लोगों के मन में यही भाव है और इस स्थिति को बदलना अनिवार्य है। हमारे साथ जो अतिथि है उनके पास चलते, सीमा जी के पास सबसे पहले चलते। सीमा जी, मैं एक विज्ञापन देख रहा था पिछले दिनों स्कूल का। आज कोई भी, मैं दावा करता हूं, कोई भी इस समय किसी भी स्कूल का विज्ञापन निकालिए, उसके विज्ञापन में ये नहीं लिखा होता कि उसके पास शिक्षकों का क्लास कितना हाई है, उनकी पात्रता क्या है। ये लिखा होता है कि एसी क्लासरूम है, ये लिखा होता है कि स्कूल बस एसी है, ये लिखा होता है कि जनरेटर बैकअप है, ये लिखा होता है कि लिफ्ट लगी हुई है। क्या है? क्या वहां पर किसी मॉल में जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? सीमा जी, एक्चुअली में ये सब हम पेरेंट्स की ही कमी है कुछ, कि जो ये सब जो है शॉपिंग मॉल बन गए हैं। और मैं अगर एक शब्द कहूँ तो शिक्षा माफिया ने ये हालत कर दी है देश में कि हमें डर लगने लगा है कि हम दोबारा से गुलामी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूल बंधक बनाकर और अभिभावकों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और आप इनका दुस्साहस देखिए कि ये किसी भी ऑर्डर को, किसी भी सरकारी मशीनरी के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। और जब हमने ये मुहिम चलाई तो 1400 स्कूल के एसोसिएशन इकट्ठी हो गई हैं, और मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी। हमें ये कहा गया कि आप DIOS के पास जाएंगे, रोज हमारे साथ नाम लेने चाहिए। सीमा जी, डरना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। नाम ले, जब नाम लेंगे तब ये सुधरेंगे। हाँ, नहीं, क्योंकि इन्होंने जो ब्रांड बना के लिखा है ना, आपको पता है, एक पालक का अभी SMS है मेरे पास। नितिन, इस विषय में मैं एक चीज, नितिन पाटिल पुणे से लिख रहे, पुणे जो कि शिक्षा का इतना बड़ा कल्चर का सेंटर माना जाता था। नितिन पाटिल लिख रहे हैं कि एक स्कूल को मैंने पूछा कि इतनी बड़ी फीस का क्या कारण है, तो उन्होंने कहा ब्रांड वैल्यू भी इसमें जुड़ी हुई है। सही कह रहे, बिल्कुल। मैं, आप चौहान जी बिल्कुल 100 आने सही कह रहे हैं। इस विषय में एक चीज और कहूंगा, मैंने पहले भी कई बार बोला है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होना जरूरी है। जब आप एक चीज देखिए, आप एक टेलीकॉम पे जाएंगे जो ट्राई है रेगुलेटरी बॉडी, इंश्योरेंस के ऊपर IRDA है, और एक ओला उबर तक आपने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी रेगुलेटरी बॉडी। क्यों ना एक शिक्षा फीस के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी रखा जाए, एक रेगुलेटरी। मैंने पहले भी किसी, देखिए, मैं तो मेरा अलग विचार है। मैं तो इस पक्ष का हूं कि शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सबको समान होनी चाहिए। देश का बड़े से बड़े व्यक्ति का बेटा भी और गरीब से गरीब व्यक्ति का बेटा भी सेम स्कूल में पढ़ना चाहिए। समाज में समानता लाना, सोच समानता लाना, इसके, और ये हमारे यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये राज्य का विषय होता था, राजा का विषय होता था, उसका ये कार्य होता था। इस विषय में आप सही कह रहे हैं। एक ऐसे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे चपरासी का बेटा हो, सब सरकारी स्कूल में पढ़े। आगे क्या हुआ? कमी सर, आगे क्या हुआ? नोएडा के अंदर ये कि सिर्फ आगे क्या हुआ उस ऑर्डर का? कुछ नहीं हुआ, कागज में रह गया। जो सीमा जी कह रही है, नोएडा के अंदर सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है, एक क्लासरूम में 70 बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, और उसमें आधे ज्यादा टीचर आती नहीं है, वो प्राइवेट ट्यूशंस में हमने कमा रही हैं। तो क्या करेंगे? मैं उस ऑर्डर की आपको इतिश्री बताती हूँ क्या हुआ। वो ऑर्डर जो है, एक अध्यापक थे प्राइमरी स्कूल के, उन्होंने उसको ऑर्डर को करवाया था हाई कोर्ट से कि सारे जितने भी विधायक हैं, जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज हैं, उन सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो उसकी मैं इतिश्री आपको बताऊं कि सबसे पहले तो उन अध्यापक के BSA ने उनको निलंबित कर दिया, और इस चीज पर कि सारे नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर कोर्ट से स्टे ले आए सब लोग मिलके। तो मेन परेशानी ये है कि हमारे यहाँ नियम तो बहुत बनते हैं, लेकिन उन नियमों को फॉलो करने वाला और जो चोर होता है, माफिया होता है, नियम बनते बाद में उसको तोड़ पहले निकाल लिया जाता है। हाँ, इसलिए इसका एक सूत्र होना चाहिए, सबके लिए अनिवार्य मुफ्त शिक्षा। कुछ देशों का मैं चित्र आपके सामने रखता हूँ कि कुछ देशों में क्या स्थिति है। देखिए, दुनिया के 145 देशों में फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इन देशों में दुनिया के सभी आधुनिक देश आ गए हैं, कुछ अरब और अफ्रीका के देशों को छोड़कर। वहीं भारत में भी 4 अगस्त 2009 को 6 से 14 साल के बच्चों को संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत फ्री और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है। लेकिन अभी भी देश के कुछ माँ बाप अपने बच्चों को महंगी शिक्षा होने की वजह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सही से लागू नहीं कर पाई है? क्या अभी भी स्कूलों की मनमानी चलती रहेगी? क्या सरकार और प्रशासन का काम नहीं है शिक्षा को सस्ता बनाना? क्या शिक्षा के मंदिरों का व्यवसायीकरण सही है?
क्या स्कूलों के माफिया राज पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? आज दुनिया के सभी आधुनिक देशों में सभी बच्चों को अनिवार्य और फ्री शिक्षा का अधिकार है, लेकिन अभी भी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि स्कूल और शिक्षा पर बिजनेसमैनों का अधिकार हो गया है। ऐसे में सरकार को अब सख्त कदम उठाने होंगे। तकनीकी कारणों से हम इसको पूरा नहीं दिखा पा रहे, लेकिन दुनिया में 100 के करीब ऐसे देश है जिन देशों में शिक्षा अनिवार्य और सरकार के द्वारा होती है। जिन विकसित देशों की हम बात करते हैं वहाँ पर भी बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक का शिक्षा मुफ्त है। वहाँ सरकार अपना दायित्व मानती है। हमारे यहाँ पर लोक संख्या से लेकर तमाम सारे कारण दिखाए जाते हैं और खास करके अल्पसंख्यकों को अपना सिलेबस खुद तय करने की जो छूट दे रखी है, ये भी एक बड़ा अड़ंगा है जो कि यूनिफाइड शिक्षा नहीं हो सकती। अरुण जी के पास। हाँ जी बोलिए सर। ये जो अल्पसंख्यक कोई भी समाज अपना खुद का सिलेबस तय कर सकता है, ये भी एक बड़ा अड़ंगा है जो कि यूनिफाइड शिक्षा नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक सिलेबस मेरा मानना तो ये है, जैसे आप जीएसटी कर रहे हो वैसे ऑल ओवर इंडिया एक सिलेबस कर दो सीबीएसई का, और ऑल ओवर इंडिया एक ही आप फीस स्ट्रक्चर, जैसे गुजरात मॉडल किया है। हाँ। आप पंजाब में देखिए, पंजाब ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कर दिया है। आप जब जीएसटी लागू कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया, एक टैक्स आप क्या कहते हैं फौजी लोगों का कहते हो 1 ग्रेड 1 पेंशन कर सकते हो, तो क्यों ना ये कर दिया जाए कि पूरे भारत के अंदर एक आप फीस कर दो, क्या सीनियर सेकेंडरी तक इतना, हायर सेकेंडरी तक इतना, मिडिल क्लास तक इतना, और एक ही सिलेबस रख दो। तब ये क्या छूट निकालेंगे? ये कहेंगे कि 3 स्टार स्कूल, 5 स्टार स्कूल, 7 स्टार स्कूल, ये कहेंगे मतलब ये तो दुकानदारी की मानसिकता और व्यवस्था को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। नहीं, मधु जी कुछ कह रही हैं इसमें। हाँ मधु जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम क्या पढ़े लिखे नहीं हैं इतने कि हम अपने बच्चों को पढ़ा ना सकें। इस जनरेशन में हमारे जैसे माँ बाप थे, थोड़े हम कम पढ़े लिखे थे, तो अब उन्होंने हमें इतना ट्रेन कर दिया कि हम अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम घर पे पढ़ा सकते होते और हमें स्कूल भेजने की नौबत ही नहीं आती, तो हमारा कारण क्या भेजने का कि यूनिफॉर्मिटी है, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब स्कूल्स ही आपस में स्टेटस के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि उनका जितना महंगा होगा, जितना स्कूल की फीस ज़्यादा होगी, वो सोचे कि हमारा स्कूल उतना बढ़िया कहलाएगा। तो एक स्टेटस वैल्यू उन्होंने अपना एक फिक्स कर दिया है। इस विषय में देखेंगे ना स्कूल्स का, आप देखेंगे ना स्कूल में हर कोई ये कहता है, मैंने इनको बोला पिछले बार मेरी अभी हुई था, मैंने इनको बोला था कि आप पिछले 5 साल के अंदर आप पास परसेंटेज बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग स्टेटस कह रहे हैं मैं एसी लगा हुआ स्कूल दे रहा हूं, मैं आपको वाईफाई वाला स्कूल दे रहा हूं। वाईफाई एसी से काम नहीं होता। अल्टीमेटली क्या है कि आप 5 साल में पिछले 5 साल का पास परसेंटेज बताइए उत्तर प्रदेश में। मैं जब अभी बात करके आया था किसी से, तो मेरी बात चलती, मैंने उनको कौन से स्कूल में आप बताइए कितने IAS निकल के आए हैं आपके उत्तर प्रदेश से, कितने आपके वो निकल के आए ये बताइए ना। आप फीस तो ले रहे हैं, आप पढ़ाई के नाम पे फीस लीजिए। एक स्कूल में उन्होंने दिखाया है फीस स्लिप में एसी चार्जेस 10,000 रुपया। मैंने उनको बहस किया था प्रिंसिपल से, मैंने कहा आपको मात्र गर्मियों में 4 महीने एसी चलना है, जून में छुट्टी हो जाएगी, 4 महीने एसी चलना है। आपने नवंबर में सेंट्रलाइज एसी करके एसी चार्जेस ले लिया, उसको भी पावर बैकअप में नहीं दिया, फिर भी आप पैसा ले रहे हैं। और एक लिखा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड चार्जेस। ये आज तक ये पहली बार सुना मैंने। ये स्कूलों की चर्चा हो रही है, हम जो चर्चा करें ये स्कूलों की है। इसके स्कूलों के कंटेंट पे तो हम उलझ गए हैं। उसमें पढ़ाया क्या जाता है इस पर बात ही नहीं हो रही है। बात सारी पैसे व्यवस्था में इतनी फंसा दी गई है कि लोगों को शिक्षा से क्या चाहिए उसका नाम जिक्र करने के लिए समय ही ना मिले। कारणों पर नजर डालते, देखिए कारण आपके स्क्रीन पर। स्कूल मालिक सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हैं। स्कूल चलाने वालों को नो लॉस नो गेन की तरह स्कूल चलाने चाहिए, क्योंकि स्कूल चलाना व्यवसाय नहीं, एक सामाजिक कार्य है। लेकिन स्कूल चलाना अब सिर्फ व्यवसाय हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के कोई मापदंड नहीं। स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए पेरेंट टीचर एसोसिएशन से इजाजत लेनी होती है, लेकिन कोई भी स्कूल इसकी इजाजत नहीं लेता। स्कूल का जब मन करता है वो पेरेंट्स को बढ़ी हुई फीस की पर्ची थमा देता है। पब्लिक स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर सरकारी दखल नहीं। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी कभी भी हो जाती है, इससे पेरेंट्स परेशान हैं। कई पेरेंट्स का मानना है कि सरकार को प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी में दखल देना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल गलत तरीके से फीस लेते रहते हैं। गलत मापदंडों और फर्जी कार्यों के लिए फीस बढ़ोतरी। स्कूल कहते हैं कि बच्चों की ड्रेस भी आपको स्कूल से ही खरीदनी होगी, बच्चों की किताबें भी आपको स्कूल से ही खरीदनी होगी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि प्रशासन इन स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता।
स्कूल मालिकों की प्रशासन से मिली भगत। कुछ पेरेंट्स का मानना है कि स्कूल मालिकों की प्रशासन से भी मिली भगत होती है, क्योंकि प्रशासन शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन को पता होता है कि स्कूल कैसे गलत तरीके से फीस वसूल करते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ, आज की शिक्षा लोगों को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करती है। शिक्षा के प्रति इंसान का व्यवहार कैसा हो, इसके प्रति इस शिक्षा का योगदान नगण्य है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की घुसपैठ से वही खतरे सामने नहीं आएंगे जो आज हमारे देश में आ रहे हैं। मसलन शिक्षा का महंगा होना और बहुसंख्यकों का गुणवत्ता शिक्षा से दूर होते जाना, ये सभी समस्याएं आज के दौर पे शामिल हैं। समाज शिक्षा के महत्व, शिक्षा के अधिकार, कानून की खामियों और वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति से बिल्कुल, प्रभावित है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और ये मुद्दा हम केवल स्कूलों के एडमिशन के दिनों में ही चर्चा में लाते, ये दुर्भाग्य है। ये एक मिशन के तौर पर लंबा चलना चाहिए, वो नहीं चलता तो परिणाम भी क्या होते हैं देखिए। शिक्षा के मंदिर जेब काटने के अड्डे बन जाएंगे। पिछले 11 साल में स्कूलों में 150 गुना फीस की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे माँ बाप बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ना तो सरकार और ना ही कोर्ट ने इन स्कूलों पर अभी तक सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट के नियम सख्ती से लागू नहीं हो पाएंगे प्राइवेट स्कूलों में। कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन कोई भी स्कूल इन नियमों को मानने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के कोई मायने नहीं है इन स्कूलों के लिए। स्कूल मालिक पैसे वाले और पेरेंट्स कंगाल होते चले जाएंगे। जब से स्कूल व्यवसाय का केंद्र बना है, तब से स्कूलों के व्यवसाय को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। कई बड़े बिजनेस संस्थान अपने प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। इससे ये स्कूल न सिर्फ गैर कानूनी व्यवसाय कर रहे हैं, बल्कि देश के लोगों को भी स्कूल के नाम पर लूट रहे हैं। गरीब आदमी के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गरीब आदमी इन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि वो इन स्कूलों की फीस नहीं भर पाता। वहीं सरकारी स्कूलों को सरकार और प्रशासन सुधारने को तैयार नहीं है। इससे गरीब का बच्चा गरीब ही बना रह जाता है, भले ही उसमें कितना टैलेंट क्यों ना हो। माँ बाप बच्चों को खाने को कम और फीस के लिए ज्यादा पैसा रखने लगेंगे। बच्चों की फीस ही इतनी हो जाती है कि माँ बाप का बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में माँ बाप बच्चों को खाने पर कम और उनकी फीस पर ज्यादा खर्च करने लगेंगे। ऐसे में बच्चे शारीरिक और दिमागी रूप से कमजोर हो जाएंगे। गेस्ट पैनल के पास चलते हैं। सीमा जी, जो का ये परिणाम है, ये परिणाम तो बड़े गंभीर है, लेकिन उपाय उतने गंभीर नहीं हो रहे। नहीं, उपाय बिल्कुल गंभीर होंगे। बस उपाय के लिए ज़रूरत है कि जो सरकारी मशीनरी हमारी है, उनकी इच्छा शक्ति जागृत हो जाए। अगर जितने नियम बने हैं, नए बनाने की ज़रूरत नहीं है, नियम बहुत बने हुए हैं। सिर्फ हमारी सरकारी मशीनरी की इच्छा शक्ति ये जागृत हो जाए कि ये नियम हमें लागू करवाने हैं। दूसरा उपाय ये है कि ये सारे प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए। और जैसा कि हमें पता है, हम जितने लोग बैठे हैं, हम सब सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। आप भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। मैं भी जिला परिषद स्कूल से पढ़ा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हम सब सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। और वास्तविकता यह है कि हम लोग जितना संघर्ष से अपना जीवन जी रहे हैं, इन 5 स्टार स्कूलों में पढ़ के हमारे बच्चे उसको नहीं जी पाएंगे। और अगर हम एक आंकड़ा देखें कि जितने भी एथलेटिक्स निकलते हैं, जितने भी पहलवान निकलते हैं, जितने भी प्लेयर्स निकलते हैं, और थोड़ा और आगे चलें, जितने IAS PCS ऑफिसर्स निकलते हैं, वो सब सरकारी स्कूलों के ही प्रोडक्ट होते हैं। प्राइवेट स्कूलों का अगर उसमें कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 1% भी नहीं होता। और प्राइवेट स्कूल ले क्या रहे हैं? ये DPS का मैं आपको दिखा रही हूँ, कल का सर्कुलर है। कल के सर्कुलर में अब आप पकड़ के रखिए। हाँ जी, कल के सर्कुलर में ये अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग चार्जेस, रेट लगा रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी होटल का मेन्यू हाथ में लिए बैठे हैं कि इडली डोसा इतने में लीजिएगा और चाउमीन इतने में लीजिएगा। इसमें मेंशन है कि आप क्रिकेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इतने पैसे, कॉन्टैक्ट पर्सन ये, आप स्विमिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इतने पैसे, आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो इतने पैसे। और ये मैं उस DPS की आपको एक्स्ट्रा चार्ज बता रही हूँ जो DPS बच्चे का अगर नर्सरी प्ले से नर्सरी में स्विच ओवर हो रहा है तो उसके पेरेंट्स को 53,000 रुपीज देने पड़े हैं। आप ये देखिए, और 3-3 महीने की एडवांस फीस ले रहे हैं, जबकि नियम ये है कि 1 महीने से ज्यादा की एडवांस कोई इंस्टीट्यूट नहीं ले सकता। हाई कोर्ट इस चीज को कह चुका है। तो मैंने जैसे आपको पहले बात कही कि हमारी सरकारी मशीनरी की इच्छा शक्ति जागृत होने की जरूरत है। और अब हमें उम्मीद बंधी है कि शायद योगी जी के होने से हमारे सरकारी मशीनरी की इच्छा शक्ति जागृत हो जाए।
क्योंकि जो 2005 का केस का मैं आपको डिस्कस कर रही थी, जिसका रिजल्ट आया था कि सभी डिस्ट्रिक्ट में रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, जिसकी बात भाई साहब कर रहे थे, और उसके बाद गाजियाबाद के डीएम थे विमल कुमार जी, जिन्होंने ये कहा था कि इसको तुरंत लागू किया जाए, लेकिन वो लागू नहीं हुई। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ पूरी अपनी गवर्नमेंट बॉडी से और स्पेशली अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिन लोगों को ये ऑर्डर अप्लाई करना था, मुख्य सचिव के पास ये ऑर्डर गया कि आप रेगुलेटरी बॉडी बनवाइए। उस टाइम मुख्य प्रमुख सचिव जी थे जितेंद्र कुमार सिंह जी, और आज तक वो नहीं हुआ। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो सरकारी व्यक्ति जो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, वो उन लोगों को सबसे पहले पकड़ा जाए कि और उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस दायर किया जाए और उनकी सरकारी नौकरी तत्काल प्रभाव से कैंसिल की जाए। लेकिन सीमा जी, मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में एक भी पेरेंट ने अधिकृत केस फाइल नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, हुआ सर, हुआ ऐसा नहीं है। इस विषय में ना डीपीएस वाले पेरेंट्स ने पिछले 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि नहीं, क्या प्रोसीजर वाइज केस फाइल हुआ है? नहीं, केस फाइल हुआ है, केस के मेरे पास रिकॉर्ड है और बिंदास बोल है, तो मैं बोल रही हूँ 4 साल से पेरेंट्स लड़ रहे हैं और जितना पैसा वकील को पेरेंट्स ने दिया उससे 10 गुना पैसा स्कूल अथॉरिटी ने दिया। इस विषय में मैं आपको याद दिलाती हूँ कि डीपीएस के जो ऑनर थे, उनको उस टाइम डीएम रंगाराव जी थे, उन्होंने उनको 2 दिन लॉकअप में भी बंद करवाया, और उसके बाद ऊपर से इतना प्रेशर आया जबरदस्त। उस प्रेशर को आप समझ सकते हैं, वो सरकारी मशीनरी का भी हो सकता है, हमारे राजनीतिक तंत्र का भी हो सकता है, कि उनको चुपचाप बैठना पड़ा और 4 साल से पेरेंट्स केस लड़ते आ रहे हैं। और इसी सब के विरोध में सब पेरेंट्स, मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ कि गाजियाबाद और ट्रांस इंडियन एरिया के लगभग 50 स्कूलों के पेरेंट्स, हम लोग कल यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं और योगी जी के जनता दरबार में अपनी गुहार लगाएंगे। और ये सब देखिए, मीडिया हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मीडिया पर्सन्स का कि अब कुछ नहीं हो रहा है, अभिभावक की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो क्योंकि जो इंडिपेंडेंट फेडरेशन है स्कूल्स की, उसके चेयरमैन का साफ कहना है कि प्रशासन की कमेटी का आदेश हम नहीं मानेंगे। उन्होंने साफ ये स्टेटमेंट दिया है कि हम बाउंड नहीं है प्रशासन की कमेटी का आदेश मानने के। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्योंकि उनको सरकार से तो केवल तब जरूरत होती है जब लैंड अलॉट की जाती है, जब उनको सस्ते दामों पे जमीन चाहिए होती है, तब उनको जरूरत होती है। एक चीज और मैं बिंदास बोल में ये कहना चाहूंगी कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल गाजियाबाद एनसीआर एरिया में खुले हैं, अगर उनके ऑनर्स का आप पिछले 30 साल पुराना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या थे, और आज हम पेरेंट्स की जेब को काट काट के वो कहां बन गए हैं। बिल्कुल, तो मैं अपील करना बल्कि हर राजनेता, जैसे हमने उद्योग क्षेत्र की बात की थी, राजनेता भी है, माफिया भी है, बिल्कुल। और आप जिस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर तो शराब माफियाओं ने भी स्कूल खोल के रखे हैं। देखिए, जो इस विषय में जैसे आप कह रहे हैं ना कि केस नहीं चल रहा, एक मैं इसमें आपको जस्ट एक बिंदास बोल के मैं आपके नजर में लेके आना चाहता हूं। 2009 में जब 6वां वेतन आयोग आया था, उस टाइम पे कुछ स्कूलों ने और पेरेंट्स एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल किया था। वो केस एक फैसले तक पहुंच गया था, लेकिन उसके अचानक स्कूल वालों ने अब क्या कर दिया, जाके तारीख पे तारीख लेके आके जानबूझ के लटकाने वाली बात हो जाती है। कई स्कूल हैं और हमारे हम लोग जो है बार बार हर हियरिंग पे वहां जाके इलाहाबाद में बैठते हैं, वो उनका कोई हाजिर नहीं होता। मैं अभी आपके मीडिया के माध्यम से योगी सरकार जी से अपील करूंगा उस केस को वो अगर फैसला आ जाए, हम तो देश को कह रहे हैं, हम प्रकाश जावड़ेकर जी जैसा इतना सिंसियर, समझदार और गंभीर व्यक्ति शिक्षा मंत्री है, और मोदी जी ने खास करके उनको शिक्षा मंत्री बनाया। ऐसे में प्रकाश जावड़ेकर जी को मैं आपके साथ मिलके, सीमा जी और अरुण जी और मधु जी, आपकी एसोसिएशन को भी हम प्रकाश जी के पास लेके जाएंगे और मुझे भरोसा है कि वो सख्ती से इस पर जरूर पेश आएंगे। क्या उपाय हो सकते हैं, जरा अब तक भेजे हुए आप लोगों के उपाय को स्क्रीन पर दिखाते हैं। कोर्ट सरकारी स्कूलों के नियम और फीस पर सख्त कार्रवाई करे। हालांकि कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के लिए कई बार नियम बनाए हैं, जिससे स्कूलों में सुधार आया है। वहीं अब फिर कोर्ट को इन स्कूलों की फीस पर कोई निर्णय लेना होगा। सरकार पब्लिक स्कूलों की फीस पर नियम बनाए। गुजरात सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर नियम बनाए हैं। ऐसे में देश की दूसरी सरकारों को भी आगे आना होगा। प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भी ये स्कूल ऐसे ही फीस बढ़ोतरी करते रहेंगे। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को स्कूलों के खिलाफ प्रशासन को जगाना।
पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को हक है कि वो इन स्कूलों की बढ़ती फीस पर प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने के लिए मजबूर करे, क्योंकि इन स्कूलों में जब चाहे तब फीस बढ़ा दी जाती है। सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारा जाए। सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारने के लिए ना तो सरकार तैयार है, ना प्रशासन। ऐसे में कोर्ट को आगे आना होगा। वैसे कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था कि सरकारी स्कूलों में ही सभी अफसरों के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तभी सरकारी स्कूलों की हालत सुधर सकती है। 10-10 सेकंड की कमेंट आपकी लेना चाहूंगा। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी। सर देखिए, मैं अभी जैसे आपने बोला, मैं अभी भी कह रहा हूँ योगी जी के आने से हमें कुछ उम्मीदें जगी हैं। मैं इस माध्यम आपके मीडिया के माध्यम से मैं योगी जी से यही दरखास्त करूंगा कि जो इन्होंने एक्ट बनाना है वो एक्ट बना के जल्दी से जल्द पारित कर दे। सीमा जी। हाँ जी, मैं यहाँ से ये कहना चाहूंगी कि जैसी सर्जिकल स्ट्राइक बॉर्डर पे हुई है, ऐसी ही एक सर्जिकल स्ट्राइक और ये पाकिस्तान से बड़े दुश्मन है। ये पाकिस्तान से बड़े दुश्मन है। हाँ, ये पाकिस्तान, वाकई ये पाकिस्तान से बड़े दुश्मन है। अगर एक ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक योगी जी इन प्राइवेट स्कूलों पे कर देंगे तो हमारे प्रदेश की जनता बहुत खुशहाल हो जाएगी और धीरे धीरे भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। मधु जी। हाँ, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर ये फैसला सुना दिया जाए तो हमें इस महीने की भी फीस हम देने के लिए वेट कर रहे हैं कि हमें ना देनी पड़े। जो बढ़ी हुई फीस है वो हमारे, अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में भी फीस नहीं दे सकता, जैसे पिताजी के बीमारी और इस कारणों से, तो उसको स्कूल कार्रवाई नहीं कर सकता, ये कानून है। लेकिन जो बात सीमा जी ने कही, बात वही है कि कानून तो तमाम है, लेकिन इन माफिया के आगे कानून तो क्या। हिंदुस्तान का कानून नोटों के बंडलों से और सत्ता के नशा से, पावर से दब जाता है, मुड़ जाता है, दिशा बदली जा सकती है। ऐसे में इस देश का भविष्य क्या होगा जो इन स्कूलों के रास्ते से अपनी राह ढूंढने पर निकला है? वो तो भटक गया नहीं, अटक गया है, और इसलिए वो भटकेगा तब तो बाहर निकलेगा, और पहुंचेगा कब, तो इसका तो बड़ा सवाल। ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को अनुमति दी जाए, और कम से कम जब तक स्कूल फ्री नहीं हो सकते, शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त नहीं हो सकती, तब तक स्कूलों की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो ये मोनोपोली टूट जाएगी। और जैसे हाउसिंग सेक्टर में अब एक बजट घरों का चलन बढ़ रहा है, वैसा स्कूलों में भी अपने आप ये कॉस्ट कटिंग वाले फॉर्मूले पर लोग ज्यादा आए। ये भी एक उपाय हो सकता है, इसके लिए संख्या बढ़ाई जाए, इस पर सरकार ने जोर देना चाहिए। मित्रों, हिंदुस्तान जो कि कभी स्कूलों से फिलोसोफर पढ़ाने के लिए जाने जाते थे, मैंने तो कहा कि चपरासी भी जहाँ पर फिलोसोफर होते थे, ऐसा होते थे, ऐसा विदेशी बताते हैं, उस देश में हम पूरे समय चर्चा केवल उसके स्कूल के फीस पर कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं, एक षड्यंत्र का बड़ा हिस्सा है जिसका शिकार हिंदुस्तान हो रहा है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और इसलिए एक जन आंदोलन की जरूरत है जो ये कहे कि हम ज्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान के सारे भविष्य के बच्चे को एक जैसी शिक्षा दी जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।